सेव किया था ना? मैं सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि उसने मुझे कॉल किया, that's it. But listen तो. Save it for someone else. जिंदगी में सेव करना जरूरी है, मगर जब बात पैसों की हो, सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। रूस में वागनर ग्रुप द्वारा मचाई गई हलचल से लेकर मणिपुर में अब तक जल रही हिंसा की आग और फ्रांस में छिड़े दंगों तक पिछले कुछ दिनों में आपने हमें देश और दुनिया से जुड़े कई तरह के कई मुद्दों पर सवाल भेजे और आज के इस एपिसोड में हम आपके ऐसे ही सवालों पर चर्चा करेंगे। हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। स्वागत है आपका शेखर। धन्यवाद अपूर्वा, और स्वागत आप सबका भी है। हालांकि ये जो सप्ताह है ये बहुत स्वागत करने वाला नहीं है क्योंकि इसमें बहुत दंगे और इस तरह की खबरें बहुत हुई हैं, अनहैप्पी खबरें बहुत हुई हैं। चलिए शेखर, शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आ रहा है ब्रिजेश पवार का, जो कि हमारे मेंबर हैं। पूछ रहे हैं कि वागनर ग्रुप ने उस समय काफ़ी हलचल मचा दी जब उसने मॉस्को की ओर मार्च शुरू किया। हालांकि कुछ ड्रामे के बाद वह पीछे हट गया, लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे पुतिन की कथित इनफैलिबिलिटी को कुछ नुकसान हुआ है? क्या इससे विपक्षी नेताओं और आम जनता जो युद्ध विरोधी है उसका हौसला बढ़ेगा? देखिए, शुरू में तो ये लगा था कि उनकी जो अपनी एक स्टेचर है, जो उनका जो दमखम है, उसको इससे नुकसान होगा जी। लेकिन जिस तरीके से लोग मुड़ गए वापस और बदले में कुछ मिला भी नहीं खास, सिर्फ ये कि आप दूसरे देश चले जाइए, देश निकाला लेके आप वहाँ सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षित भी क्या रहेंगे, दूसरा देश तो लुकाशेंको का है। लुकाशेंको तो बिल्कुल ही पुतिन का पिछलग्गू है और वहाँ पे अगर है तो कल को पुतिन की पुलिस आके पकड़ भी सकती है जी। तो वो मुझे लगा कि ये अब जितना उसको बाद में तथ्यों के साथ उसका विश्लेषण कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं लोग, हम लोग भी, तो उससे लगता है कि पुतिन ने अच्छा ही खेल खेला। उसने इनसे लड़ाई नहीं की, इनको कुछ देर तक आने दिया, इतनी देर तक बातें करता रहा उनके साथ, तब तक वो मान गए। और दूसरी बात, अगर आप सोचेंगे 25,000 30,000 लोग अगर लेके कोई आ भी जाता तो इतना बड़ा शहर है मॉस्को, तो शहर को कब्जा करना संभव नहीं था, बशर्ते कि रूस की अपनी सेनाएं और अपनी सरकार के बहुत बड़े गुट उसके साथ मिले हुए ना हो। तो उसका कोई सबूत अभी मिला नहीं था। हालांकि पश्चिमी मीडिया में, पश्चिमी देशों की मीडिया में कुछ चल रहा है कि एक जनरल है सुरोविकिन, वो कहाँ पर हैं, वो अब मिसिंग हैं और लगता है कि उनको पता था, कुछ अटकलें हैं, वो नज़र नहीं आ रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है, कल को वो नज़र भी आ सकते हैं कहीं पे, तो सब खत्म हो जाएगी। और जैसे रूस में आजकल होता है, भगवान ना करे कि इसमें हो, लेकिन ये भी हो सकता है कल को कोई वो बड़ी बिल्डिंग में कोई खिड़की के पास चले जाएं, क्योंकि रूस में कई लोग ऐसी खिड़कियों से गिर जाते हैं आजकल, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, खास करके रूस के जो सिक्योरिटी एजेंसीज वगैरह में होते हैं। तो ये हम इस बारे में जानते नहीं है, पर मैं ये नहीं मानूंगा कि एक सैद्धांतिक तरीके से पुतिन इससे बहुत कमज़ोर हुए हैं। ये ज़रूर है कि ये 40-50 हज़ार लोगों की एक प्राइवेट आर्मी थी और ये उनकी रेगुलर आर्मी से भी ज़्यादा लड़ रही थी, क्योंकि पेशेवर ये फौजी थे जिन्हें मर्सिनरी भी कहते हैं। तो ये भाड़े के सैनिक थे, भाड़े के लिए काम कर रहे थे। इन्होंने बहुत पहले अपने झंडे लहराए हैं, सीरिया में, लीबिया में, अफ्रीका में बहुत देशों में, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में 3 जर्नलिस्टों को भी इन्होंने मार दिया था। तो ये बड़े खूंखार लोग हैं जी। तो वो अभी कितने लोग लड़ेंगे, इस सेना का क्या होगा? इसका एक कारण ये था जो बाद में बात आई कि ये प्रिगोजिन ने इतना बड़ा विद्रोह क्यों किया, क्योंकि रूस की सेना ने एक नोटिफिकेशन इशू कर दी थी कि 1 जुलाई से जितने भी प्राइवेट आर्मीज हैं, ग्रुप्स हैं, ये सब रूस की फौज का हिस्सा बन जाएंगे। तो वो तो सोचता था मैं अपनी फौज का कमांडर हूँ, मास्टर एंड कमांडर, है ना। जैसे कि सूडान में भी एक प्राइवेट आर्मी लेके बैठा हुआ है, कहते हैं उसको पैरामिलिट्री है पर प्राइवेट आर्मी है, तो वो भी सोचता था मैं भी अपना मास्टर एंड कमांडर हूँ, अब कल को मैं रूस की सेना में कोर कमांडर बन जाऊँगा, तो वो तो नहीं चाहता था। और रूस की सेना के जो बड़ा जनरल है गेरासिमोव, जो यूक्रेन के कमांडर है, और सर्गेई शोइगु जो कि रूस के रक्षा मंत्री हैं, उन दोनों से इसकी बिल्कुल ही ज़बरदस्त दुश्मनी थी। तो उसको देखते हुए ये लगता नहीं था कि वो सेना के साथ तो वहाँ मिलेंगे। अब वो चले गए बेलारूस,
कितने लोग उनके वहाँ जाते हैं, कितने लोग उनके यहाँ रहते हैं जी। और जो उनकी सेना यहाँ रहती है वो उनके साथ लॉयल रहती है या वो फिर अब रूस की फौज में मिल जाती है। अगर वो मिल जाती है तो पुतिन को वो भी कोई खास नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि कोई वो प्रिगोजिन को इतने ज़बरदस्त फील्ड कमांडर तो थे नहीं जी। वो उनके सीईओ थे, एक तरह से उनके ओनर और सीईओ थे। लेकिन अगर वो नहीं मिलते और अपने अपने घर चले जाते हैं कि हम तो प्रिगोजिन के लिए लड़ेंगे, ठीक है कल को वो जाएगा अफ्रीका में कहीं पे, जहाँ पैसे मिलेंगे हम चले जाएंगे, लेकिन हम आपकी फौज में नहीं लड़ेंगे। अगर वो होगा तो फिर पुतिन को नुकसान होगा, क्योंकि 50,000 वेल ट्रेन्ड अच्छी तरह से हथियारबंद लोग हैं और पुतिन को इस समय सेना की कमी भी है, सैनिकों की कमी है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और सवाल लूंगी। शेखर आदित्य जो कि हमारे मेंबर हैं पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि वाग्नर ग्रुप द्वारा संभावित विद्रोह सिर्फ शुरुआत है और इसी तरह के विद्रोह को आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं, इसके बावजूद कि चीज़ें अभी नियंत्रण में हैं? क्या आपको लगता है कि आत्मसमर्पण के बाद वाग्नर ग्रुप को दंडित न करने के आश्वासन के बावजूद पुतिन कुछ कर सकते हैं, क्योंकि पुतिन अपने दुश्मनों को मारने के लिए गुप्त मिशन चलाने के लिए जाने जाते हैं? देखिए पहली बात तो है कि उसने आत्मसमर्पण नहीं किया है, उसने सिर्फ अपना मिशन अबैंडन करके वापस चला गया और उसने ये माना कि मैं बेलारूस जा रहा हूँ, वहाँ पे लुकाशेंको मेरा ध्यान रखेंगे, तो आत्मसमर्पण नहीं किया है। दूसरी बात, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि मैं नहीं समझता कि ये चीज़ जो है पुतिन के राज में जिसको कहते हैं कि अनपनिश्ड जाएगी, इसकी सज़ा कहीं ना कहीं मिलेगी। और रूस के पास इस तरह की कुछ और प्राइवेट आर्मीज है, जैसे कि एक कादिरोवाइट्स जिन्हें कहते हैं कि चेचनिया में बहुत भारी जंग हुई थी, पुतिन ने करी थी, चेचनिया की बहुत बॉम्बिंग हुई थी, वहाँ का एक नेता था दोदायेव, उसको मारा था मिसाइल से। उसके बाद ग्रोजनी में बहुत डिस्ट्रक्शन हुई थी। फिर ये जो ग्रुप आगे निकला ये कादिरोव परिवार का था, ये पुतिन के साथ उनका वफादार है। तो उनका जो लड़का है वो एक भी प्राइवेट आर्मी चला रहा है। अच्छा। उसको भी वो यूक्रेन में ले गए थे, जैसे मारियोपोल की लड़ाई हुई थी शहर की, उसमें कादिरोव आर्मी इन्वॉल्व थी, जिनको कादिरोवाइट्स कहते हैं आमतौर पे। अब कादिरोवाइट्स भी हैं, आप देखिए आपको स्क्रीन पे फोटो नजर आएगी, पुतिन और वो जो कादिरोव आर्मी के चीफ हैं बेटा कादिरोव, उनकी फोटो नजर आएगी। अब उस कादिरोवाइट्स का क्या भविष्य होगा वो भी एक देखने की बात है, क्योंकि ये सब बनाई हुई थी पुतिन ने। उसका उन्हें फ़ायदा ये भी था कि इनको जहां मर्जी इस्तेमाल किया, तो एक प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी थी कि मेरी सरकार तो कुछ कर नहीं रहे, ये तो प्रोफेशनल हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। और कोई बोले अरे आप प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर आर्मी चलाते हो, तो बोलेगा अमेरिकन भी तो इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका के प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स थे, इराक में भी थे, अफगानिस्तान में भी थे, जहाँ तक है मेरा ख्याल जितना मुझे याद है शायद लीबिया सीरिया में भी उन्होंने काम किया है। तो ये सारी बातें इस समय पुतिन भी सोच रहे होंगे और साथ में ये भी सोच होगी कि अरे भाई प्राइवेट आर्मी इतनी ताकतवर हो जाए कल को कि मुझे चुनौती देने लगे, जैसे कि अभी प्रिगोजिन ने किया। तो ये सारी बातें, जब आप डिक्टेटर होते हैं और डिक्टेटर होके जंग भी शुरू कर देते हैं तो आपका जीवन इतना आसान नहीं होता है। अगला सवाल रोशिल का है। शेखर पूछ रहे हैं कि फ्रांस एक बार फिर हिंसा का शिकार हो गया है, एक बार फिर सड़कों पर आगजनी हो रही है, पुलिस पर पथराव किया जा रहा है, आखिर फ्रांस में चल क्या रहा है? देखिए फ्रांस में ये 17 साल का एक लड़का था, इसको आप बोले कि हाफ अल्जीरियन हाफ मोरक्को, तो मेरे ख्याल माँ बाप में से एक अल्जीरियन होगा एक मोरक्को होगा। तो 17 साल का ये अरब अफ्रीकन लड़का था, ये गाड़ी चला रहा था सुबह 7:15 बजे मंगलवार को फ्रांस के टाइम में 7:25 पे। तो एक गाड़ी चला रहा था और एक गाड़ी चला रहा था, तो गाड़ी जा रही थी जो सड़क के ऊपर बस लेन के अंदर। अब बस के लिए जो लेन बनी होती है उसके अंदर भारत में इतनी बस लेन नहीं होती है, लेकिन यूरोप वगैरह में बहुत बस लेन होती है शहरों में, वहाँ सिर्फ बस चल पाती है। तो बस लेन में जा रहे थे, तो पुलिस को शक हुआ कि बस लेन में क्यों जा रहे हैं, तो पुलिस ने उनको चुनौती दी, पुलिस की गाड़ी वहाँ से जा रही थी, ये लोग नहीं रुके, तो पुलिस ने इनको चेज़ किया, फिर चेज़ किया तो आगे एक रेड लाइट आ गई, तो पुलिस को लगा कि रेड लाइट पर रुक जाएंगे, पर रेड लाइट पर रुकने की बजाय वो रेड लाइट से आगे भाग गए जी। अब एक कारण हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों भागे। जब वो भागे तो पुलिस वाले उनके पीछे लगे और पुलिस वालों को लगा, पुलिस वालों ने का ये कहना है कि हमको लगा कि इसमें जो लोग हैं किसी का नुकसान करेंगे, किसी को मारेंगे, तो हमने उनको चुनौती दी, वो नहीं रुके तो हमने गोली चला दी। वो गोली जो पैसेंजर्स थे उनको नहीं लगी, लेकिन जो ड्राइवर था लड़का, ये नाहेल एम इसका नाम लिखा है, एम से शायद मोहम्मद हो लेकिन मैं कह नहीं सकता, नाहेल एम, उसको 2 गोलियां लगी, एक उसकी बाह में एक उसकी छाती में, और उसकी मौत हो गई। अब
हो सकता है, मैंने आपको बोला था कि मैं एक अटकल लगाऊंगा कि क्यों भागा होगा, क्योंकि ये तो अब नजर आ गया कि वो कोई आतंकवादी वगैरह नहीं था। लेकिन हो सकता है इसलिए भागा हो क्योंकि वो 17 साल का था, और 17 साल की उम्र में फ्रांस में आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं, 18 के बाद चला सकते हैं। तो हो सकता है उसको लगा मैं अंडर एज हूँ, लाइसेंस नहीं है, पुलिस वाले पकड़ लेंगे, कल को पता नहीं क्या होगा, और वैसे भी मैं अल्पसंख्यक हूँ, एक इनसिक्योरिटी भी होती है जी। तो उस चक्कर में शायद वो भाग रहा था। तो उसके बाद वहाँ पे बहुत दंगे हुए, बहुत रोष हुआ, खास करके जो वहाँ पे अरब अफ्रीकन लोग हैं, जो इमिग्रेंट हैं। फ्रांस के बहुत कॉलोनीज थी, जैसे ब्रिटेन की कॉलोनी इंडिया थी, ऐसे ही फ्रांस की कॉलोनीज बहुत अफ्रीका में थी। उनकी एक कॉलोनी इंडिया में भी थी, पौंडीचेरी में बाय द वे, पर अफ्रीका में ज़्यादातर उनकी कॉलोनीज थी। करीब आज को देखें तो 21 से 24 देश उनकी कॉलोनीज थे। उनसे बहुत लोग वहाँ आ रहे हैं इमिग्रेंट बन के, जैसे कि यूके में इंडिया से, पाकिस्तान से, वेस्ट इंडीज़ से, सब जगह से लोग जाते हैं, कुछ अफ्रीका से भी। ऐसे ही फ्रांस में भी जा रहे हैं। उनकी संख्या फ्रांस में अभी फ्रांस की पॉपुलेशन में करीब 10.5-11% के करीब हो गई है, और कई शहरों में, ज़्यादातर ये शहरों में है, और कई शहरों में तो 20-20, 25-25% तक हो गई है। जैसे कि मार्से है, जहाँ बहुत दंगे हो रहे हैं, वहाँ पे 20% भी हो गई है। और ये लोग जो लोग हैं गरीब इलाकों में, इमिग्रेंट इलाकों में, जिनको घेटोस कहते हैं, वहाँ पे रहते हैं। बाकी सबसे इतने मिक्सड अप भी नहीं है। इनसे फ्रांस को फ़ायदा भी हुआ है, टैलेंट भी है। फ्रांस की फुटबॉल टीम देखिए, उसमें कितने लोग ये अफ्रीकन ही हैं, लेकिन उससे उनके समाज में खींचातानी, टेंशन्स भी हैं। तो उस चक्कर में ये, क्योंकि पुलिस हमेशा शक करती है, पुलिस ज़्यादा शक करती है अरब अफ्रीकन मुस्लिम्स को, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो, और उनको वैसे भी आतंकवादी वगैरह का ठप्पा भी लगा हुआ है। तो उस चक्कर में एक खींचातानी रहती है, और उसी में ये दंगे हो गए, और फ्रांस की सरकार इस समय बहुत मुसीबत में है इन दंगों से। अगला सवाल शेखर सिद्धार्थ रेड्डी का आ रहा है, हमारे मेंबर हैं, पूछ रहे हैं कि मणिपुर 2 महीने से जल रहा है और सामान्य स्थिति में लौटने की कोई उम्मीद नहीं है। क्या मोदी सरकार अपने संवैधानिक कर्तव्य में विफल रही? वे आंदोलनकारी जातीय समूहों के साथ शांति वार्ता क्यों नहीं शुरू करती? क्या राहुल गांधी की यात्रा भारत सरकार की कार्यवाही में कोई गति लाएगी? देखिए, राहुल गांधी की यात्रा का पहला असर तो ये हुआ है कि सरकार का वो काम धाम छोड़ के सरकार और बीजेपी अभी राहुल गांधी की भर्त्सना करने में लग गई है। वो तो अलग बात है। हो सकता है एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आए, लेकिन अभी तमाशा हुआ वहाँ, खूब खबर फैल गई कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देने वाले हैं। उन्होंने वो फैलने दी, फिर वो जा रहे थे राजभवन जा रहे थे, तो वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, खास करके सब मेती लोगों की, पर खास करके महिलाओं की। और उन्होंने फिर नारे लगाने शुरू हुए कि आप रिज़ाइन मत करो, रिज़ाइन मत करो, रिज़ाइन। ये ड्रामा लग रहा था। उसमें उनका जो इस्तीफा था, उनके किसी ऑफिसर के हाथ में था, उसको इन महिलाओं ने छीन लिया, उसको फाड़ के फेंक दिया, फिर उसको पाँव से रौंद दिया, फिर उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया में छाप दी, फिर उन्होंने ट्वीट कर दिया कि मैं तो अब रिज़ाइन नहीं करूँगा। तो ये ड्रामेबाजी हो रही है। ये समय ड्रामेबाजी का नहीं है। ये मैंने पिछले हफ्ते नेशनल इंटरेस्ट में लिखा था, तो मैं वही बात कह रहा हूँ जो मैंने लिखी थी। ये मेरी ओपिनियन है। वो ये है कि बीजेपी को चाहिए कि अब आर्टिकल 356, अनुच्छेद 356 जो संविधान में है, ऐसी स्थिति के लिए बना है, वो इस्तेमाल करके इस सरकार को हटाए और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाए। फिर अलग अलग गुटों में थोड़ी बातचीत शुरू करे, उनसे चुन के अफसर लगाए, कुछ अफसर बाहर से भेजे। इस समय जो आग सुलग रही है उसको ठंडा करने का वही तरीका है, क्योंकि अभी स्थिति यह है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो जितने ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ट्राइबल ज़िले हैं, जैसे कि चौरा चांदपुर है, तेंगनुपाल है, वहाँ पे जा ही नहीं पाते हैं। जबकि अमित शाह जी आए थे वहाँ पे, उनके साथ में नहीं जा पाए। तो ये एक अनसस्टेनेबल स्थिति है। शेखर, अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। विशाल कुमार यादव, जो कि हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं कि मणिपुर में हिंसा कम नहीं हो रही है, हज़ारों लोग पलायन कर रहे हैं और राज्य सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय दोनों ही फेल हो गए हैं। फिर भी अब तक पीएम का कोई बयान नहीं आया है, वो भी ऐसे पीएम का जो लोगों में बहुत पॉपुलर हैं। मोदी जी की इसके पहले भी क्राइसिस वाले मामलों पर बयान नहीं देते हैं जहां फेल होने की आशंका होती है। क्या यही तरीका है मोदी जी का, शेखर जी के शब्दों में टेफ्लॉन कोटेड होने का? क्राइसिस से खुद को एसोसिएट मत करो ताकि फेल होने का चस्पा भी ना लगे।
देखिए, ये एक जो प्लेबुक है, ये स्ट्रॉन्ग मैन लीडर्स की प्लेबुक है। अच्छा। कि जहाँ क्राइसिस हो, जहाँ फेलियर हो, उसके आसपास मत जाओ। या वो ठीक हो जाएगा समय के साथ साथ, या कोई और उसका ब्लेम ले लेगा। तो ये एक प्लेबुक है और वही प्लेबुक कर रहे हैं। अब देखिए, कहीं भी कुछ ऐसे गड़बड़ होती है तो उसके ऊपर वो नहीं बोलते हैं, वो चुप रहते हैं, और लोग जो बोलना होता है बोलते हैं। कोई उनके विरुद्ध बोलता है, उसको चुप कराने की भी कोशिश होती है, लेकिन वो नहीं बोलते। वो प्लेबुक है, वो बड़ी पहचानी हुई प्लेबुक है, उसमें कोई शक या शुबा की बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि आपने कहा टेफ्लॉन कोटेड, तो मैं उनको टेफ्लॉन कोटेड नहीं कहता हूँ। मैंने लिखा था कि आम नेताओं को तो लोग कहते हैं जिसको कुछ असर नहीं होता, कोई चोट नहीं लगती, टेफ्लॉन कोटेड। लेकिन जो मोदी जी हैं, उनका जो इमेज इस समय है, अभी भी है, ये मैंने आर्टिकल तो लिखा था 3 साल पहले, उनकी इमेज जो अभी भी है वो टेफ्लॉन कोटेड नहीं है सर, वो कास्ट इन टाइटेनियम है। तो टेफ्लॉन कोटिंग तो फिर भी आप कभी हटा सकते हैं, लेकिन जो टाइटेनियम से बना हुआ है, जो इतनी स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत पदार्थ होता है, तो उसको चोट लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी वो वैसे ही चलता जा रहा है। तो उसमें एक कारण ये भी है कि वो किसी फेलियर के आसपास नहीं जाते हैं। अगला सवाल शेखर सुजय सान्यमत का है, हमारे मेंबर हैं। बोल रहे हैं कि मेरा सवाल है कि भारत सरकार और कमेंटेटर्स को पूर्व राष्ट्रपति ओबामा या जॉर्ज सोरोस जैसे अपने आइवरी टावर से भारत को लेक्चर देने वाले कोमल संवेदनाओं वाले पश्चिमी कमेंटेटर्स के इग्नोरेंट, हिपोक्रिटिकल, उत्तेजक बयानों पर कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? क्या हमारी सरकार का अब तक का रिस्पॉन्स उचित रहा है? विपक्ष को इन बयानों पर कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? देखिए, अब विपक्ष ने तो ज़्यादा प्रतिक्रिया दी नहीं, क्योंकि कोई ये नहीं चाहता है कि हम विदेश का कोई हमारी सरकार को अगर क्रिटिसाइज़ करे तो हम उसके साथ मिलें, क्योंकि फिर लगेगा कि आप उनसे मिले हुए हो। तो विपक्ष का इसमें इतना रोल नहीं है। जहाँ तक सरकार का है, तो ठीक है, ओबामा ने कहा जो कहा, उसकी राजनीति जो भी हो या मैसेज जो भी हो, कई चीज़ें उसमें गलत भी थी। जैसे उनका ये कहना कि भारत टूट जाएगा, तो ये कहना कि आज के ज़माने में भारत का फिर से हिंदू मुस्लिम बेसिस पे पार्टीशन हो जाएगा, ये दिखाता है कि आपको इतिहास से नहीं पता है। क्योंकि पार्टीशन का एक लॉजिक था। लॉजिक ये था कि कुछ मुस्लिम बहुमत वाले प्रदेश थे और एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जैसे कि पश्चिमी पंजाब था जो पाकिस्तान में भी गया, पश्चिमी पंजाब, फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, बलूचिस्तान, ये सब मुस्लिम मेजॉरिटी के राज्य थे और एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और जैसे जो बंगाल, जो पूर्वी बंगाल है, वो बहुत भारी वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी थी। तो वो पार्टीशन की बात अभी लाना, वो भी पढ़े लिखे आदमी द्वारा, मैं कहूँगा एक बेवकूफ़ी की बात है। मैं बड़ी बात कह रहा हूँ बेवकूफ़ी, लेकिन बेवकूफ़ी की बात है। वो ओवरली सिंपलिस्टिक था। और अगर वो राष्ट्रपति रहे हैं, भारत 2 बार आए हैं, तो काफ़ी कुछ, उसके बाद कई बार बोलने भी आते हैं, स्पीचेस देने, उनको भारत के बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए था। तो लेकिन उसका अगर क्रिटिसिज्म करना था तो बीजेपी पार्टी को करना चाहिए था। सरकार को इसमें डालने की ज़रूरत नहीं थी और सरकार के मंत्रियों को डालने की ज़रूरत नहीं थी। मंत्री भी वो जो कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के मेंबर हैं। तो ये जो सीनियर वरिष्ठ मंत्री है, इसमें पार्टी एक स्टेटमेंट इशू कर सकती थी, पार्टी के बाकी नेता बोल सकते थे, पार्टी के अध्यक्ष बोल सकते थे, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बोल सकते थे। तो ये पार्टी की तरफ से होना चाहिए था। लेकिन ये अब सरकार ऐसी है कि यहाँ पे अगर आप कोई भी मोदी जी के विरुद्ध कुछ बोलेगा तो सारे के सारे फिर एकदम खड़े हो जाते हैं। जी। अगला सवाल शेखर संचित सुमन का है, हमारे मेंबर हैं। पूछ रहे हैं कि इतने दौर की बातचीत के बावजूद पाकिस्तान IMF से कर्ज हासिल नहीं कर पाया है। पाकिस्तान द्वारा इसे प्राथमिकता न देने का क्या कारण हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है और जबकि हम बात कर रहे हैं, लग रहा है कि पाकिस्तान को पहले अभी एक इंटरिम वहाँ से अरेंजमेंट मिल गया है जी। तो कुछ पैसा उनको मिलेगा ताकि उनका अभी गुजारा चल जाए। तो पाकिस्तान पे कई कंडीशंस भी हैं, कुछ पाकिस्तान मानना चाहता है, कुछ नहीं मानना चाहता है। लेकिन मेरा हमेशा से मानना रहा है कि अल्टीमेटली उसको IMF से पैसा मिल ही जाएगा। और अभी कुछ पैसा, जैसे आज अभी हम बात कर रहे हैं, मैं भी देख रहा था, खबर आ रही थी जो ब्रेकिंग न्यूज़, असली ब्रेकिंग न्यूज़ पाकिस्तानी मीडिया में, कि लगता है कि एक $3 बिलियन की उनको फैसिलिटी अभी मिलने वाली है। शेखर, अगला सवाल श्रेयस डरनी का है, हमारे मेंबर हैं। बोल रहे हैं कि उनका सवाल जो है वो यूक्रेन युद्ध से संबंधित है। बोल रहे हैं कि हमने देखा है कि किसी भी नए क्षेत्र पर कब्जा या पुनः कब्जा करना दोनों पक्षों के लिए बहुत मुश्किल है।
क्या इस युद्ध का कोई कन्वेंशनल अंत हो सकता है, ये देखते हुए कि दोनों पक्षों के पास लगभग असीमित संसाधनों का एक्सेस है? क्या आपको लगता है कि रूसी विद्रोह या पुतिन द्वारा ज़ेलेंस्की को ओवरथ्रो करने जैसी सर्जिकल घटनाएं ही युद्ध को समाप्त करने का एकमात्र तरीका है? देखिए, ऐसे है कि अभी लगता नहीं इस युद्ध की हालत देख के कि ये युद्ध पुतिन जीत सकते हैं जी। और ये ऐसा भी नहीं लगता कि ये युद्ध पुतिन हार पाएंगे या पुतिन को कोई हरा पाएंगे। तो ये कुछ ऐसे लग रहा है, इसके आसार ऐसे लग रहे हैं कि कुछ जैसे ईरान इराक की लड़ाई हुई थी, लंबी चलती रहेगी। लेकिन इसके अंदर जैसा आप कह रहे हैं कुछ भरोसा नहीं, कभी भी कुछ ड्रामेटिक चीज़ हो सकती है। वो बदलाव चाहे रूस में हो, चाहे कीव में हो, चाहे यूक्रेन में। लेकिन आप देखें कि यूक्रेन के पीछे भी सारे नेटो के देश हैं, अमेरिका है, जापान है, कोरिया है, ये सारा जो बड़ा अलायंस है वो अभी यूक्रेन के साथ है जी। तो अल्टीमेटली तो जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं आमतौर पे वो समझौते से ही ख़त्म होती हैं, बातचीत से। तो इसमें देखें कब वो समय आएगा जब बातचीत होगा, कुछ समझौता होगा, कुछ गिव एंड टेक होगा। लेकिन अगर अभी आप देखें जो जिसको हम कहते हैं जो काउंटर ऑफेंसिव जो कह रहे हैं यूक्रेन वाले, हालांकि बहुत धीरे धीरे वो फूंक फूंक के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं बढ़ रहे हैं। थोड़ा उनकी एडवांसेस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जिससे लगे कि वहाँ कोई टर्निंग पॉइंट आ जाएगा इस लड़ाई में। अब उसमें कल को उनकी एयरफोर्स को F-16 वगैरह जहाज़ मिल जाए, उनकी एयर पावर एक्टिव हो जाए, फिर देखते हैं रशिया क्या रिस्पॉन्ड करेगा। क्योंकि रशिया के पास भी बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति भी है और बहुत डेप्थ भी है, और उनके पास मैन पावर भी है और एक कल्चर और हिस्ट्री है कि लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं जी। और बहुत कैजुअलिटीज़ भी संभाल सकते हैं। तो ये भी देखना पड़ेगा कि रूस की अपनी आंतरिक राजनीति में इसका क्या असर चल रहा है। एट द सेम टाइम अगर कहें तो यूक्रेन क्योंकि छोटा देश है, 4 करोड़ का देश है, उसमें से मान लीजिए करीब 1 करोड़ तब इधर उधर रेफ्यूजीज हैं और देशों में जाके, काफ़ी तो पोलैंड में है, कुछ रोमानिया में है, ऐसे देशों में। तो उसकी जनता में भी कब तक ये जिगरा रहेगा लड़ते रहने का, क्योंकि कैजुअलिटीज़ वहाँ भी बहुत हो रही हैं। ऐसे लगता है जैसे कि हर एक परिवार में कोई ना कोई या कैजुअलिटी है या किसी को जानता है जो कैजुअलिटी है, क्योंकि वो छोटी पॉपुलेशन है। अगला सवाल संकल्प का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। पूछ रहे हैं कि कुछ महीने पहले सब्जियों के दाम नहीं मिल रहे थे और अब दाम बढ़ने के बावजूद किसानों को मुनाफा नहीं मिल रहा है। क्या भारत का छोटा किसान हमेशा के लिए एक तरह से कर्ज्ड है? बोल रहे हैं बड़े किसान उन्हें बुली करते हैं, मिडिलमैन उन्हें धोखा देते हैं और सरकार चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी हो उनकी मदद करने में सक्षम नहीं है। निजी निवेश के बिना खामियां नहीं भर पाएंगी, कृषि कानून के रिवाइवल की संभावना नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि किसान कब तक ऐसी स्थिति का सामना करेंगे या क्या वे स्थिति से संतुष्ट हैं? एकमात्र मांग जो आप सुनते हैं वो MSP है, जो पेरिशेबल आइटम्स के लिए इम्प्रैक्टिकल है, बोल रहे हैं। आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है और इसीलिए बड़ी बदकिस्मती है हमारे देश की कि जो फार्म लॉज थी, जिनको कि मैं आर्थिक सुधार के नज़रिए से देखता था, वो अच्छी लॉज थी, वो पास हो गई थी और वो लॉज रहनी चाहिए थी। सरकार की गलती भूल ये हुई कि उसको ऑर्डिनेंस के रास्ते पास कराया, पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होने दिया, उससे जिससे अविश्वास लोगों में बढ़ गया। और क्योंकि किसान है, इतने लोगों को जो लॉ कंसर्न करती है उसका भाग दौड़ में हल्ले में पास करा दें, तो उससे जो अविश्वास हुआ उसी वजह से सरकार को विड्रॉ करना पड़ा जी। वो जो फार्म लॉज विड्रॉ करी है वो हमारे देश के लिए एक ट्रेजिडी है। अब इस समय टमाटर का हाल देखें, इतना महंगा 180 रुपए किलो में हो रहा है। इस किसान को तो कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन अगर हमारे यहाँ एक कोल्ड चेन होती, एक प्रिजर्वेशन सिस्टम होता, तो सीजन के समय जब यही टमाटर 2 रुपए किलो बिके होंगे तब इनको बचा के रख लिया होता। आज वो ताज़े ही लगते, उनको आज बेच सकते थे। तो हो सकता है 180 का किलो नहीं बिकता, शायद हो सकता है कि 90 रुपए का किलो मिलता है या 60 रुपए का किलो मिलता है, 50 का किलो मिलता। लेकिन जो फार्मर को उस समय कुछ पैसा नहीं मिला, जब बाजार में 2 रुपए किलो मिल रहा है, फार्मर से 54 का किलो आया होगा, तो उस समय फार्मर को पैसा ज़्यादा मिलता, या फार्मर के पास ये एबिलिटी होती कि उसको संभाल के रख लेता। तो इससे कोल्ड चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, ये बहुत बड़ी बातें हैं, खास करके पेरिशेबल गुड्स में। इसलिए हर चीज़ में MSP का राग लगाने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि MSP पे जो चीज़ें बिक सकती हैं, जो खरीदी जा सकती हैं सरकार द्वारा, सिर्फ उनसे किसान का गुजारा नहीं है।
कल को कोई बोलेगा दूध के ऊपर एमएसपी हो, जी, अंडों के ऊपर एमएसपी हो, कोई किसान मधुमक्खियां पाल रहा है तो हनी के ऊपर, शहद के ऊपर एमएसपी हो। तो ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी। और अभी अगर आप देखें तो आज से करीब 8-10 साल पहले, आज की बात नहीं है, करीब 10-12 साल पहले जो फार्म गेट वैल्यू है भारत में, जो कि कृषि पदार्थों की, उसमें जो हम उगाते हैं, चाहे वो ग्रेन हो चाहे कोई सब्जी हो, उससे ज़्यादा वैल्यू उन अलग चीज़ों की होगी है जो खेत में और हम आर्थिक एक्टिविटी करते हैं जो उगाते नहीं, जैसे दूध हो गया, पोल्ट्री हो गया, खाद हो गई, ऐसी चीज़ों की। तो ये सारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स बदल रही है। इसका आधुनिकीकरण बहुत ज़रूरी है। हमारी खेती बाड़ी सिर्फ ये रोटी दाल चावल के लिए नहीं सीमित रह सकती है। जी शिखर, आज का आखिरी सवाल लूंगी। गरिमा चतुर्वेदी का सवाल है, पूछ रहे हैं कि भारत और चीन के बीच व्यापार चीन के साथ हमारे रिश्ते को निर्धारित क्यों नहीं करता? चीन हमारा दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत चीन के साथ अपनी सीमा मुद्दा क्यों नहीं सेटल कर रहा और चीन के साथ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, रिसर्च पर ध्यान केंद्रित क्यों नहीं कर रहा है? अगर भारत चीन मिलकर इस सेंचुरी को एशियाई सेंचुरी बना सकते हैं तो हम अमेरिका के इतने करीब क्यों आ रहे हैं? देखिए, ऐसे कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती ना, 2 हाथ से बजती है। तो एक हाथ भारत है, एक हाथ चीन है। तो भारत जो करना चाहे, अगर मान लीजिए सीमा पे कोई समझौता, तो चीन को भी तो चाहिए ना। तो एक नहीं कर सकता। ये जिसको इंग्लिश में कहते हैं टेक्स टू टू टैंगो। टैंगो एक डांस होता है, वो 2 लोग डांस करते हैं, एक तो नहीं कर सकता। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि इस समय भारत और चीन में, चीन को जो लगता है, उनको लगता है कि बहुत मिसमैच है, वो हमसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, तो उसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं। उनको ये भी पता है कि जो हमारा ट्रेड है, आपस में व्यापार है, उसमें बहुत इम्बैलेंस है। इस समय करीब आप मान लीजिए कि $100 बिलियन के करीब उनके पक्ष में है ट्रेड बैलेंस हमारा, जबकि अमेरिका से ट्रेड बैलेंस हमारे पक्ष में है, काफ़ी बिलियन से, वो भी 100 बिलियन नहीं है, पर जहाँ तक मुझे याद है 40 बिलियन के आसपास है। तो चीनियों को लगता है कि अगर इतना खरीद रहे हैं हमसे, इसका मतलब इनको ज़रूरत है। और सच्चाई है कि ज़रूरत है, क्योंकि जो हम चीन से खरीद रहे हैं इतना ज़्यादा, सिर्फ वो नहीं जो कहते हैं राखियाँ चीन से आ रही हैं, गणेश जी की मूर्ति चीन से आ रही है, पटाखे चीन से आ रहे हैं, पतंगे चीन से आ रही है, उनकी वैल्यू, चप्पलें चीन से आ रही है, उनकी वैल्यू कुछ खास नहीं है। लेकिन जो हाईटेक चीज़ें हैं, अब देखेंगे $7-8 बिलियन का हम सिर्फ लैपटॉप चीन में बने हुए ले रहे हैं। कई बिलियन डॉलर के हम फ़ोन, हालांकि थोड़े कम हो गए पहले से, लेकिन जो फ़ोन हम बना भी रहे हैं, आईफोन बना रहे हैं, उसके लिए भी जो उसकी सामग्री है वो पहले चीन से हम आयात करते हैं, फिर उसको जोड़ के फिर उसका निर्यात करते हैं। तो चीन पे हमारी निर्भरता बहुत है। और हमारी जो हैवी इंडस्ट्री है, खास पावर इंडस्ट्री मान लीजिए, हैवी इंडस्ट्री है, वो बहुत मशीनरी वगैरह चीन से लेती है जी। और अगर चीन से आना बंद हो जाए तो वो हमारी इंडस्ट्री भी रुक जाएगी या कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगी। तो भारत की निर्भरता चीन के ऊपर ट्रेड में बहुत ज़्यादा है और चीनियों को ये बात पता है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि एक तो ये कि हम अपना कुछ बनाना और ज़्यादा शुरू करें, और दूसरा ये है कि हम कुछ ऐसा भी बनाएं जो हम चीन को बेच पाएँ, ताकि ये इतना नेगेटिव बैलेंस ना रहे। अगर आप डेटा देखें तो हम खरीदते हैं वहाँ से हाईटेक चीज़ें या मशीनरी, और वो हमसे खरीदते हैं श्रिम्प पेस्ट जैसे जो श्रिम्प मतलब जैसे प्रॉन कहते हैं, उसको ड्राई करके उसका पेस्ट बनाते हैं, जिससे वो पापड़ बनाते हैं चाइनीज़ लोग। तो श्रिम्प पेस्ट टाइप चीज़ें बेचते हैं, आयरन ओर बेचते हैं, कच्चा लोहा। तो हमको भी अपने आप को थोड़ा उसमें वैल्यू चेन पर ऊपर ले जाना पड़ेगा। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।